नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दिल्ली पुलिस के लिए जो सीरीज हमने शुरू की हुई है प्रीवियस ईयर, ठीक है जी, प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है उसमें आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले भी हम प्रीवियस ईयर की बहुत सारी वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन ये हमारी एक और क्लास, बहुत इम्पोर्टेंट क्लास। बिल्कुल टाइम बहुत कम है, आप लोग बिल्कुल मेहनत में लग जाइए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल लास्ट है और अंत में जीतना ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है जी, लास्ट में अगर आप इस समय एहतियात नहीं बरतेंगे या ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप इस समय भी ज़्यादा ध्यान अगर पेपर की तरफ नहीं देंगे तो भैया आप अपने पढ़ने के घंटे नहीं बढ़ाएंगे, आप अपने सारे सब्जेक्ट को कवर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप बाकी बच्चों से पिछड़ जाएंगे और आपके सिलेक्शन में एक मुश्किल खड़ी हो सकती है। शुरुआत करेंगे आज के पहले मोटिवेशनल कोट के साथ। तो पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, लेकिन पहले हम एक मोटिवेशनल कोट पे बात करेंगे। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, मानवता हेतु गुलबेकियन, भैया गुलबेकियन है ये भाई, ये ठीक है, गुलबेकियन, मानवता हेतु गुलबेकियन, ये तो गुलबेकियन, ठीक है जी, ये है और ये नहीं, तो गुलबेकियन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, गुलबेकियन। तो गुलबेकियन पुरस्कार 2020 को प्रदान किया गया। किसको दिया गया था 2020 में? देखो जी, अगर हमें इस क्वेश्चन, आप कह रहे हैं करंट का क्वेश्चन है, देखो अब आप सोच रहे हो सर ये तो 2020 में करंट का क्वेश्चन था, हम क्यों पढ़े? लेकिन आपको इसके रेफरेंस से पढ़ना होगा। आप जो करंट पढ़ रहे शायद वो आपके लिए कारगर ना हो, तो ये जो करंट है आप बिल्कुल प्रीवियस ईयर को देख के करंट पढ़ेंगे। तो 2020 में जो पूछा गया था उसका आंसर तो ग्रेटा थुनबर्ग है, लेकिन इस समय जो है आपको याद रखना पड़ेगा भैया किसको 2023 में मानवता हेतु गुलबेकियन अवार्ड मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है जी, किसको मिला है? तो इस साल भैया 3 लोगों को मिला है। मैं नाम बता देता हूँ और आप अच्छे से और पढ़ना, सर्च करना। जब हमारी करंट अफेयर क्लास होगी दिल्ली पुलिस के लिए तो बेहद बिल्कुल हम सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। ठीक है, तो एक जो है उनका नाम है अपाई जांगुट। जो अपाई जांगुट हैं ये इंडोनेशिया की हैं, इनको मिला है, ये किस लिए मिला है? समुदाय समाज सेवा के लिए दिया गया है। इंडोनेशिया के हैं अपाई जांगुट, इनको मिला है। दूसरे भैया जो है उनको मिला है सेसिल विवियान को। अब सेसिल विवियान कैमरून देश के हैं और ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, कृषि वैज्ञानिक है, उसके लिए इनको मिला है। और तीसरे हैं जी लेलिया बानिक सालगाडो, लेलिया बानिक सालगाडो को मिला है, ये ब्राज़ील के हैं और ये पर्यावरणविद है भैया, एनवायरनमेंट के वैज्ञानिक है। ठीक है, एनवायरनमेंट है और यानी कि पर्यावरणविद है, ये पर्यावरण में विशेषज्ञ हैं। ठीक है जी, तो याद रखना इन तीनों को मिला। जो मैंने फिर से बोल रहा हूँ, अपाई जांगुट को मिला है इंडोनेशिया के समाज सेवा के लिए मिला है। दूसरे सेसिस विवियान को मिला है, कैमरून के हैं, ये एग्रीकल्चर वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं। और तीसरे लेलियाल बानिक सालगाडो को मिला है और ये ब्राज़ील के पर्यावरणविद है। ठीक है जी, इन तीनों को मिला इस साल मानवता हेतु गुलबेकियन पुरस्कार। तो याद रखना भैया, नोट डाउन कर लेना, पेपर में काम आएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को तब तक शेयर कर दो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ो। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग रिक्त स्थान प्रदर्शित हुई है। तो बताइए मेरे सहेलियों, क्या आंसर इसका रहने वाला है? तो जनगणना से देखो क्या क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन नहीं पूछे, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है, तो बता दीजिए जल्दी से क्या आंसर रहने वाला है इसका। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे, जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में खालिस्तान प्रदर्शित, 2001 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ गई है 2011 में जनसंख्या? 11.5, 23, 17.5 और ये 17.6 है, लेकिन 17.5 यही आंसर है। ठीक है, तो 17.5 यानी 17.6, वैसे 17.6 जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो ऑप्शन के जितना करीब है तो अपन ये आंसर करेंगे। ठीक है जी, तो आंसर क्या है इसका? 1705 ही आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन तरफ चलेंगे, यही ऑप्शन दिया हुआ था। तो याद रखना, जनगणना 2011 को अच्छे से पढ़ के जाना है और देखना कितनी वृद्धि हुई है, साक्षरता दर क्या है, तो वो चीज़ें अच्छे से देखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भैया ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया, 2 अभी हमने करंट के क्वेश्चन देखे थे, सॉरी एक करंट का देखा था, दूसरा हमने इकोनॉमी का देखा था। ठीक है, एक तो हमने देखा ये पुरस्कार वाला, दूसरा इकोनॉमिक क्वेश्चन है, तीसरा ज्योग्राफी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत बता देना भैया, बताइए कौन सा इनमें से गलत रहेगा।
रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम है। बिल्कुल ठीक बात है जी। चिकनी और दोमट मृदाएं गेहूं, चना, धान उगाने के लिए उपयुक्त हैं। ठीक है जी। कपास रेतीली मृदा में उगाई जाती है। बिल्कुल जी। दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने, मूर्तियां, नहीं, दोमट मृदा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ये गलत है। चौथा वाला गलत है जी। इसका आंसर क्या रहने वाला है? तो चौथा वाला बिल्कुल गलत है जी इसमें। ठीक है जी। तो इसका जो आंसर है, आंसर नंबर 4 है मेरे से। जो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो। ठीक है। जो इसमें जो चौथा ऑप्शन है भैया, चिकनी मिट्टी का उपयोग होता है खिलौना, मूर्ति बनाने में, तो दोमट मिट्टी का नहीं होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिल्कुल याद रखना, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है भैया। रेती मृदा पानी का रिसाव होता है, बिल्कुल होता है। चिकनी मृदा कम होता है। मृदा को बहन करने में उपयुक्त है चिकनी मृदा। चिकनी और दोमट मृदा गेहूं, चना बिल्कुल अच्छे से कहाँ होती है? कपास के लिए रेतीली, बिल्कुल रेतीली मृदा, काली मृदा इंपॉर्टेंट है, और चिकनी मिट्टी से ना कि दोमट से। इसे आंसर लास्ट वाला। अगला है, अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 में प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य रिक्त स्थान प्रति क्विंटल घोषित किया था। बताइए मेरे से श्रेणियों। तो क्वेश्चन था 2020 में जो गन्ने का जो मूल्य क्या घोषित किया था सरकार ने, क्या एमएसपी था? गन्ने का आर्थिक मंत्री और मंत्रालय ने जो मार्केट मूल्य इसका घोषित किया था, बताइए वो क्या आंसर है? तो उस समय का आंसर अलग है, लेकिन मैं आज का बता देता हूँ आपको। उस समय का नहीं पूछेंगे। तो आज का दौर है वो 315 है। ठीक है, यानी 2023 में क्या है? 315। तो क्वेश्चन आए तो 315 आप आंसर कर देना। ठीक है जी। ओके जी। तो 315 रुपये इसका आंसर है। चलिए, तो उस समय जो भी आंसर रहा होगा उसकी तरफ ना ले जाके, और फिर भी अगर उस समय देखो 285 था, ये है तो 285 आगे। तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं तृतीयक? तो तीसरे होते हैं ना, एक तो होते प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में खालिस्तान पोषी स्तर है। तो बताइए जल्दी से कौन सा पोषी स्तर है इनका? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो क्या आंसर रहेगा? तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन तो बेहद इंपॉर्टेंट है सारे। आप वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ दें। ठीक है जी। तो बता दीजिए, जो तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में कौन से पोषी स्तर बनाते हैं? तीसरा बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, चौथा बनाते हैं, पहला बनाते हैं। तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। तो इसका जो आंसर है जी भैया, वो बनाते हैं चौथा। ठीक है, तृतीयक वाले चौथा बनाते हैं, क्योंकि सबसे पहले कौन से होते हैं? सबसे पहले अपघटक होंगे, फिर ये होंगे, तो ऐसे करके जी बनते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल पहले तो सबसे पहले देखो क्या होते हैं, प्रथम पोषक स्तर होते हैं, उसमें निर्माता वगैरह उदाहरण। दूसरे में ये होते हैं। तीसरे में आप देखेंगे चूहे वगैरह मांसाहारी होते हैं, ये होते हैं। और चतुर्थ में जाके ये होते हैं तृतीय उपभोक्ता होते हैं, चतुर्थ में जाके। ठीक है, ये जो दूसरे उपभोक्ता खाते हैं तो चतुर्थ श्रेणी बनाते हैं, चौथी श्रेणी बनाते हैं। ठीक है जी। ठीक है, तो प्रथम में कौन आते हैं? निर्माता आते हैं, जो ये पौधा संश्लेषण करते हैं, निर्माता अपना भोजन खुद बनाते हैं। द्वितीय में क्या होते हैं? जो प्राथमिक उत्पादों को खाते हैं, जैसे चूहा, पौधे, बीज, ये ऐसे करके। तृतीय श्रेणी में कौन से आते हैं? द्वितीय उपभोक्ता, और इसमें द्वितीय उपभोक्ता आते हैं क्योंकि प्राथमिक को खा जाते हैं। चौथे में कौन से आते हैं? तृतीय आते हैं, जो द्वितीय को खा जाते हैं। तो ऐसे करके बनते हैं। पहले में कौन से भी? तो पोषण स्तर के होते हैं, जो खुद बनाते हैं। ठीक है जी। तो चौथा आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की धारा रिक्त सतार गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। बताओ। तो भैया इंडियन पिनल कोड की धारा आ चुकी है, तो कुछ इंपोर्टेंट धारा आप पढ़ लेना। बिल्कुल बेहद इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो है 143। 143 कहती है भैया आप ना गैर कानूनी तरीके से एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, एक साथ इकट्ठा मत होना, क्योंकि गैंगअप करने का टाइम नहीं है उस समय। जब दंड संहिता की धारा 143 ये कहती है कि एक साथ आप लोग पूरा गैर कानूनी, जब तक सरकार से परमिशन ना तो गैर कानूनी सभा नहीं कर सकते आप। ठीक है, हथियार वगैरह लेगा। चलेंगे नेक्स्ट। और सरकार भी परमिशन नहीं दी, कहने मतलब सरकार से परमिशन लेनी ही पड़ेगी आपको, गैर कानूनी कोई सभा देखने को मिलती है। तो अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के अक्टूबर 2020 में प्रारंभ, ये तो क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगला, जून 2020 में, वीडियो को शेयर करो जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था में, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बिल्कुल सारे प्रीवियस ईयर में हम तुम बताना चाह रहे हैं क्या है, और क्वेश्चन बहुत सारे दिल्ली पुलिस के यहीं से रिपीट हो जाएंगे। 60% पेपर रिपीट हो जाएगा, और बाकी आप अपने करंट वरंट तैयार करें। बिल्कुल आप सिलेक्शन के बहुत करीब हैं। तो बताइए, जून 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था में रिक्त स्थान प्रतिशत संकुचन का अनुमान व्यक्त किया था। तो भैया याद रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आपको याद रखने पड़ेंगे। या ये में आपका कोई अनुमान है क्या है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है जी।
तो उस समय तो 4.5 के आसपास मुद्रा कोष ने ये था कि इतना बैक संग। अब देखना भैया करंट में क्या स्टेटमेंट है IMF की, तो ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये अगर कोई IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कोई भी अगर इंडियन इकोनॉमी को लेकर कोई भी टिप्पणी की है या कोई भी आंकड़ा दिया है तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अगला है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग रिक्त स्थान में किया जाता है। बताओ कहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, तो जल्दी से आंसर बता दीजिए। अनेक रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण कर्म के रूप में, पेयजल और कीटनाशु रहित बनने के लिए, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, कपड़ा उद्योग में कपास और लेलिन के व्यंजन के लिए। तो बताइए मेरे से सोडियम का उपयोग क्यों होता है, जल्दी बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, और बिल्कुल याद रखेंगे। इसका जो आंसर है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला मुझे कौन बताएगा, तो जल्दी से आप नोट डाउन करें। तो भैया Na2CO3 होता है, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला, ठीक है जी, Na2CO3 बिल्कुल याद रखें। और बिल्कुल ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन इसमें जब घुलते हैं तो भैया पानी की क्या होते हैं, कठोरता को ये दूर कर देते हैं, ठीक है जी मेरे से नहीं हो। चलो मैं आगे ले चलूँ आपको, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बायोगैस के संबंध से निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। बायोगैस से इनमें से कौन सा कथन, देखो पेपर का लेवल समझना, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। चलो, बायोगैस के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है, बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए जलती है, कोई अवशेष नहीं बचता, बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अवशिष्ट और बहित मल का उपयोग किया जाता है, बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है। क्वेश्चन तो इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि बिल्कुल हम बात करेंगे। तो बायोगैस में 1% मीथेन नहीं होता भैया, ये तो बिल्कुल गलत है। और बिल्कुल ऐसा है कि सीधा सीधा पता चल रहा है कि बायोगैस में 1% मीथेन नहीं होता, ठीक है। इससे ज़्यादा ही आपको बायोगैस में क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। कोई ये मान लो कि लगभग 25-30% मिल जाए, तो ये तो गलत है। पहला गलत ही पूछा तो ये बायोगैस बिना धुआं उत्पन्न किए चलती है और कोई बिल्कुल ठीक है। बायोगैस में उत्पादन में पादप अवशेषों, वनस्पति अवशिष्ट और बहित मल का उपयोग किया, बिल्कुल ठीक है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में जाना, बिल्कुल ठीक है। तो पहला गलत है मेरे से, ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है। तो 1% तो नहीं होता, मैंने मतलब 25, उससे ज़्यादा ऐसा होता है, 55-57 के आसपास होता है इसमें क्या, मीथेन। तो बिल्कुल ठीक है, 55-60 है, तो ऐसे ही याद रखेंगे। चले आगे, अगला क्वेश्चन क्या है जी। महापद्म नंद ने ऋक् शतवाहन साम्राज्य की स्थापना की थी, बताइए। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ऑफलाइन क्लास में बहुत बार हमने पढ़ा है। अवंती की, वस्त की, कौशल थी, तो महापद्म नंद थे जी मगध साम्राज्य। तो आंसर क्या है जी, मगध साम्राज्य में मिलते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 2020-21 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CSP ने ऋक् शतवाहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित नहीं करता। तो बताइए किसके लिए CSP कृषि लागत मूल्य MSP रेट निर्धारित नहीं करता है। तो बताइए 2020-21 में आया था, आ सकता है, लेकिन ये स्टैटिक की क्वेश्चन है, ऐसा तो नहीं है, करंट का तो है नहीं है। तो किसके लिए नहीं करता है बताइए जल्दी। सूरजमुखी, अलसी, मूंगफली, सोयाबीन, और किसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं निकालता है CSP। तो बताइए मेरे से नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो बेहद इंपॉर्टेंट है जी। तो सूरजमुखी के लिए, मूंगफली, सोयाबीन के लिए, अलसी के लिए नहीं निकालता, ठीक है। तो याद रखना, अलसी के लिए नहीं है कोई। 5 प्रकार की दालों के लिए निकालते हैं, जैसे चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, इनके लिए। अनाज, धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, 7 प्रकार के। तो अलसी नहीं है मेरे से, ठीक है। और 7 प्रकार के तिलहन इसमें शामिल है, जैसे मूंगफली, रैपिड सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, ठीक है, नाइजर, तो इन सब के लिए, ठीक है। कुछ व्यावसायिक फसल भी है 4, जैसे एक होता है कॉपरा, एक गन्ना होता है, एक कपास होता है, कच्चा जूट, तो इनके लिए है MSP। तो अलसी के लिए है नहीं, मैंने इतने सारे बोले, तो उसमें अलसी आपको दिखा तो कहीं नहीं दिखा होगा मेरे से न्यू। चल दूँ मैं, अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। RBI के बारे में गलत हो तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, बताओ ये सही है गलत है, तो जल्दी से बता दीजिए। तो सही है बिल्कुल, 1949 में तो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। रिजर्व बैंक ने 1947 में पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, नहीं ऐसा तो कहीं नहीं किया रिजर्व बैंक ने, ठीक है। तो ये तो गलत है, तो यही तो पूछ रहे हैं गलत कौन सा है। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन, हाँ बिल्कुल, किस रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग के तहत, हिल्टन में। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1945 को अपना परिचालन आरंभ किया, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसका आंसर जो गलत कौन से, दूसरा गलत है, बाकी तीनों सही है जी, ठीक है जी। 1 अप्रैल 1945 को कार्य इसका संचालन तभी बना, तभी शुरू हो गया। अगला है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है, बताइए। इसकी जो पुस्तक है
लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की। तो बताओ इसमें कौन सी ये है? तो बताइए क्या आंसर है इसका? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बताओ। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट टॉम मॉलवी रीडल का, ठीक है, एक उपनाम जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है? एक काल्पनिक चित्र में अपना नाम, तो भैया वो J.K. राउलिंग, J.K. राउलिंग। तो इसको पढ़ लेना एक बार, वैसे कोई एक क्वेश्चन ऐसा टिपिकल सा कि इधर उधर से डाल ही देते हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। तो वोल्डेमॉर्ट की पहली बार जो मूवी जो दिखाई गई थी वो थी हैरी पॉटर में भी वोल्डेमॉर्ट थे, ठीक है। अगला भैया, रिक्सतान त्रिपुरा का प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। बताइए सही क्या आंसर? जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, जल्दी शेयर सब्सक्राइब। बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या आंसर है? रिक्सतान त्रिपुरा का प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति देवी देवताओं की पूजा की जाती है। देखो फिर से एक पर्व आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है पर्व, सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है जी। तो बताइए क्या आंसर रहेगा भैया? उसका आंसर मैं आपको ऑप्शन ना पढ़ते हुए सिर्फ आंसर बताऊँ, वो होता है गरिया पूजा। क्या होता है जी? गरिया पूजा होता है जी। कहाँ? त्रिपुरा का एक धार्मिक त्यौहार है। मैंने बताइए जो आप देखेंगे तो ये त्यौहार जो है ना बैसाख महीने के 7वें दिन मनाया जाता है। ये भी याद रखना कि पूछ लेंगे तो कौन सा, बैसाख महीना के 7वें दिन ये त्यौहार है जी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बहुत है। इसमें होता है कि आप जानते हैं कि इस त्यौहार पे ना क्या करेंगे, एक बांस के खंबे को क्या करेंगे, एक बांस का खंबा लेंगे और उसको बिल्कुल पशुधन और पशु का एक प्रतीक माना जाता है और उसकी पूजा की जाती है, ठीक है जी। ये है अगले क्वेश्चन की। सारे एक नृत्य की क्लास हमारी पढ़ी, पहले देख लेना उसको जाकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। नृत्य पर्व मेले सब उसमें करवा दिया हमने। निम्न में से, दिल्ली पुलिस के लिए, निम्न में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा मठ है जो सिक्किम में नहीं है? बताओ। इंचे नहीं है, तांबो नहीं है, रालोंग नहीं है, पिया यान तेगसे नहीं है। तो इंचे भी है भैया, रामलोंग भी है, पियाम तेंसिंगे भी है, लेकिन तांबो जो है ना हिमाचल प्रदेश का मठ है, तांबो, ठीक है। तो याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो बाकी ये कहाँ के, सिक्किम के ऐसे क्वेश्चन फिर बन जाएंगे। अगला, सितंबर 2020 में निम्न में से कौन सा भारतीय युद्धपोत अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड्स में विनिष्टीकरण के लिए पहुंचा था? बताइए। तो भैया ऐसा न्यूज में अगर रहता है, कोई शिप रहता है, INS वगैरह हमारे जो है, कोई मिसाइल रहती है, कोई हेलीकॉप्टर रहता है न्यूज में, कोई लड़ाकू विमान रहता है, तो उसको जरूर देखें आप। तो इसलिए क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। उस समय तो INS विराट ही था तो भैया जो पहुंचा था। तो इसका आंसर दूसरा है। तो ये करंट का क्वेश्चन था, तो इस समय अगर कोई क्वेश्चन ऐसा दिखता है तो इसको पढ़ लेना भैया, यानी कि डिफेंस की न्यूज़ बिल्कुल आपको ढंग से पढ़नी है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत देखो, और आपको दूसरा ये भी पढ़ना पड़ेगा, IPC की धारा दिल्ली पुलिस में आई हुई। भारतीय दंड संहिता हम बिल्कुल मैं करा दूंगा, IPC की धारा बिल्कुल, अगर टाइम बिल्कुल एक दिन निकाल ही लेंगे फिर, इंपॉर्टेंट IPC की धारा में करवा दूंगा। भारतीय दंड बिल्कुल यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे रिक्शतान तक बढ़ाया जा सकता है, फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। बताइए कब? यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करता है उसे साधारण कारावास दंडित किया जाएगा, जिसे खालिस्तान रिक्त बढ़ाया जा सकता है, और फिर आर्थिक दंड, दोनों के प्रावधान मिल जाएंगे। तो बताइए, मैंने क्लास में अक्सर बताता हूँ कितना टाइम के लिए होता है, तो बताइए मेरे से न्यू, ठीक है। जिन्होंने मेरी ऑफलाइन क्लासेज की है उनको तो बिल्कुल पता है, लेकिन ऑनलाइन वाले भी आज सुन लीजिए कितना होता है, बिल्कुल बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर भी है 1 वर्ष। मैं हमेशा कहता हूँ अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया तो 1 वर्ष की सजा होगी, अगर नहीं, अगर आप ये कि आप जने इसके बाद आप नहीं मानते, फिर भी आपको दंड और आर्थिक दंड दोनों मिल जाएंगे फिर, ठीक है जी। तो 1 साल की सजा है सुसाइड अटेम्प्ट करने पर, आत्महत्या का प्रयास करने पर। अगला क्वेश्चन, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत ने अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा था। बताइए, मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थों की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने, तो जैविक पदार्थ भूमि को ढका जाता है जिससे भूमि उपजाऊ बनी रहे। तो ऐसा किस कृषि में होता है भैया? बताइए कौन सी कृषि में ऐसा आपको देखने को मिलेगा? बताइए जल्दी। तो भैया ऐसा ना मल्चिंग फार्मिंग में होता है, ठीक है। मल्चिंग फार्मिंग इंपॉर्टेंट फार्मिंग है, मल्चिंग फार्मिंग में मिलेगा आपको ऐसा, ठीक है। मल्चिंग लिखा, मल्चिंग फार्मिंग में ऐसा ही होता है कि भूमि के ना एक जैविक पदार्थ भूमि की परत को बचाए रखते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वो मृदा अप्रदन ना हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसा कि जैसे अब वेस्ट क्या, जैसे धान का पुआल वगैरह हो गया, उससे ढक देते हैं, ठीक है जी। मिट्टी की बनी रहे ताकि गली और आगे मिट्टी के नुकसान को रोका जा सके। जैसे अगर नहीं ढकेंगे तो फिर बारिश होगी तो उससे बहती रहेगी लगातार मिट्टी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया। इस बार पिछला क्वेश्चन जो अगर इसका था इकोनॉमी का क्वेश्चन है,
इकोनॉमी का ये पिछला ज्योग्राफी का था। बैंकिंग अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्तियां, भारत में इनकी मांग और समय देताओं को रिक्त शतांश से कम नहीं किया जा सकता। बताओ, मान लो कि ये बैंकिंग अधिनियम 1949 के 25 में मान लो क्या है, प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर, ठीक है जी, शुक्रवार के सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में, ठीक है जी, पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर यानी शुक्रवार से एक दिन पहले प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारतीय परिसंपत्तियों, भारत में इसकी मांग को और समय देताओं को कम नहीं किया, कितने % से कम नहीं किया जा सकता। भैया अगले दिन छुट्टी है तो इतना कम कर देते, बताइए तो क्या है, तो क्या आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है जी, तो 75% से कम नहीं कर सकते। ठीक है जी, एक बार पढ़ लेना इसको, क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे। निम्न में से कौन सा पशु वैदिक काल में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है, बताइए कौन सा पशु है अश्वमेध से संबंधित। तो भाई सिंपल, ये देखो अश्व कौन होता है, तो ज़्यादा परेशान होने वाली बात है, कुछ क्वेश्चन सीधे ही बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा दिमाग उनमें लगाने की जरूरत होती नहीं है मेरे से श्रेणियों। तो अश्वमेध, तो इस समय क्या अश्व कौन होता है भाई, घोड़ा। तो घोड़े को बलिदान देने की प्रथा थी, तो क्या था, घोड़े को ओपन छोड़ा जाता था भैया, कि अगर कोई भी है, अगर अपने ये लगता है कि जहाँ जहाँ तक घोड़ा घूम के आया तो समझ लो वहाँ तक उस राजा का शासन है, जिस राजा का ये घोड़ा या अश्व था जिसको राजा ने भेजा था। अगर कोई इसको रोकता है तो फिर क्या होता है, राजा को उससे युद्ध लड़ना पड़ता है जी। ठीक है, ऐसा वैदिक परंपराओं में भी लिखा हुआ है मेरे से न्यू। ठीक है, और ये ऐसा नहीं 2-4, अच्छा क्वेश्चन पूछे सर कितने दिन के लिए छोड़ते हैं, 1 साल के लिए, 1 साल में अगर कोई रोक लेगा तो फिर उसको युद्ध लड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके, अगर कोई नहीं रोक पाता तो अश्वमेध यज्ञ हो देते। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द गजल के दोहों को निरूपित करने वाला शब्द नहीं है, बताइए कि दोहे गजल में शब्द नहीं आता है। दोहा जैसे मांड, मंड आता है, मतला आता है ना, मतला, मिसरा, ठीक है, मक्ता, तो बताइए क्या नहीं आता है, तो जल्दी से बता दीजिए मेरे से। क्वेश्चन तो सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है जी। तो मांड या नहीं आता, मतला भी आता है, मक्ता भी या नुक्ता भी, ये सब आते हैं। क्या नहीं आता है, मांड या मंड नहीं आता, मिश्रा भी कहते हैं, मिश्रा फंस गया है, मतला, ठीक है, तो ये तो आते हैं। तो कौन सा नहीं आता है मेरे से ऐसे नहीं, वो आता है जी मांड या मंड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलो या नहीं लेके चलो, तो बात करेंगे अगला क्वेश्चन, बेहद इंपॉर्टेंट, क्योंकि वीडियो को आप शेयर नहीं कर रहे, लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चारों तरफ फैला दो, क्योंकि क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जी। दिल्ली पुलिस का बिल्कुल सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं, जितना प्रीवियस ईयर लगाएंगे सिलेक्शन की तरफ जाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, आप लोग सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर आप हवाबाजी करेंगे तो फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखना। तो कौन सा नहीं है, मांड या मंड नहीं मिलता है, मैंने आपको बताया, मतला भी होता है, मिश्रा भी होता है, मक्ता भी होता है, तो मांड नहीं होता है। तो इसका आंसर है, निम्न में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा नदियों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं, क्योंकि ऑप्शन भी बेहद इंपॉर्टेंट है जी। तो बताइए, वितरी का होती है जी, डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, यानी उनकी सहायक नदियों की सहायक संधियाँ होती हैं, ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी उनमें से निकलती हैं। जलप्रपात भी होते हैं जी, विसर्ग भी होते हैं जी, उत्खंड नहीं होते, होर्सेज नहीं होते जी, होश नहीं होते, होश कहाँ है, पहाड़ियों में होते हैं, नदी में नहीं होते। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, रिक्शतान राजा समुद्रगुप्त के बाद एक कवि और मंत्री थे, बताइए इनमें से कौन सा समुद्रगुप्त के अलग कवि और मंत्री रहे हैं। वसुमित्र, हरिसेन है, कंबन है, मानवस्त है, खालिस्तान राजा, जल्दी बता दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए हैं। तो बताइए, ये पूछा है कि खालिस्तान राजा समुद्र के दरबार में एक कवि और मंत्री था, ये क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि इनमें से कौन सा राजा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि और दरबार में था, बताओ। वसुमित्र था, वसुमित्र तो भैया कनिष्क में था, बता रहा हूँ, लिख लो इसको भी, बहुत जल्दी बता दिया मैंने आपको, शेयर कर दी वीडियो, जल्दी शेयर करो। हरिसेन था, हरिसेन था ना, प्रयाग प्रस्तुति को कैसे भूल सकते हैं आप। कंवन भी नहीं था, बाणभट्ट हर्षवर्धन का, तो भी इसका आंसर क्या है, 2। ठीक है, तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री थे। अगले क्वेश्चन करेंगे, बिछुआ के पौधों की पत्तियां रिक्शथान अमल सत्वरित करती हैं जिसे छूने पर दर्द होता है, बताइए। मैथोनिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एस्क्रोनिक अम्ल, ऑक्सलिक, तो क्या करती हैं बिच्छुओं के पौधों की पत्तियां, जल्दी बता दीजिए क्या आंसर है, कौन सा अम्ल निकालती है जो बिच्छू होता है उसकी पत्तियां। तो बिच्छू की जो पत्तियां, बिच्छू है, बिच्छू
बिच्छू यानी बिच्छुओं, याद रखना। तो बिच्छू की जो पत्ती कौन सा एसिड निकलता है भैया, बिच्छुओं की पत्ती, बिच्छू जो बिच्छू होते हैं वो उनकी बात है। तो बताइए बिच्छुओं के पौधे से कौन सी पत्तियां निकलती हैं, मेथोनिक, एसिटिक, एक्सकोर्बिक, ऑक्सलिक। तो जल्दी बताइए भैया, इससे निकलती है ऑक्सलिक, याद रखना। कौन सी निकलती है जी, ऑक्सलिक निकलती है, ठीक है, ऑक्सलिक निकलती है। नहीं नहीं, ऑक्सलिक तो बड़ी सिंपल है, ऑक्सलिक फॉर्मिक तो ये भैया मिलती है कहाँ पर, इससे निकल मेथोनिक, बहुत खतरनाक है ना बिच्छू, मेथोनिक। इसका आंसर मेथोनिक है, मेरे से नहीं हो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर पहला मेथोनिक निकलते हैं, बिल्कुल याद रखें। वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो बिच्छुओं की जो बिच्छुओं के जो पौधों की बनती हैं की पत्तियां, उनसे कौन सी निकलती है, तो ये निकलती है मेथोनिक, ठीक है। चले आगे, ठीक है, तो याद रखना। तो बिच्छुओं के जो पौधे पंक्ति है तो ये निकलती है, उसमें से बिच्छुओं के ढंग से कौन सी निकलती है, जो मेथोनिक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, ऋक्सतान एक तमिल पर्व है, फिर आ गया पर्व, मैंने पर्व जिससे मंदिर की मूर्तियों को एक अनुष्ठानिक स्नान करने के लिए एक जुलूस में एक जल निकाय तक ले जाया जाता है। बताइए कौन सा है, मासी मार्गम, वेटुकाड, खुदाउकूट, मोपिन। तो बताइए एक तमिल पर्व में से कौन सा, जिसमें मंदिर की मूर्तियों को अनुष्ठानिक स्नान कराने के लिए ले जाया जाता है और जुलूस में एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो बताइए जिसे जल निकाय तक ले जाते हैं, जहाँ तक ले जाते हैं मंदिर से, और जहाँ तक जल निकाय स्नान करवाने के लिए जाते हैं। बताओ कौन सा त्योहार है वो तमिलनाडु का। तो जल्दी से बता दी मेरे शेर में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो आंसर है जी मासी मागम, मासी मागम में होता है ऐसा तमिलनाडु में। तो बिल्कुल जो भी आ रहे हैं इनको नोट डाउन करके याद कर लो, ये रिपीट हो जाएंगे पर्व, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, द डिसाइबल चैतन्य तम्हाने की खालिस्तान रिक्सतान में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है। बताइए इनकी कौन सी पुरस्कार विजेता फिल्म है, किस लैंग्वेज में थी, मराठी, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी। जल्दी से बताइए मेरे से क्या आंसर है इसका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन्हें मराठी में है भैया, द डिसाइबल चैतन्य ताकि खालिस्तान में एक पुरस्कार विजेता फिल्म है, तो इनकी भैया मराठी फिल्म है इनकी, द चैतन्य की। अगला क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण रिक्सथान में आर्थिकी को भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास में थैलोनिमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो कब की गई, आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी को भोजन की थाली में, तो आर्थिकी को भोजन की थाली में शामिल करने के लिए क्या है बताओ। 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण में आया था ये, 2016-17 में, तो कब आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल्दी बता दी मेरे से न्यू। तो इसका आंसर 2019-20 में आया था जी, ये कि जो आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी की जो पैसा है उसको भोजन की थाली से संबंधित करने का प्रयास। तो किसकी अवधारणा है ये, भैया जो भी है, जो भोजन में थाली है उसको भी भैया आर्थिकी के रूप में आप देखें, भोजन थाली की भोजन की थाली में आर्थिक, क्योंकि वहाँ भी खर्चा होता है, कहने का मतलब ये है वहाँ भी पैसे लगते हैं, थाली तक भोजन पहुँचाने में जो पैसा लगता है, तो उसको भी आर्थिक में शामिल करो आप लोग, बिल्कुल। तो क्वेश्चन है 2019-20 में आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात हुई थी, तो आंसर यही है, बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन वैसे भी आप पढ़ लेना इसको कि आर्थिकी को भोजन की थाली में शामिल करने का प्रयास जो किया उसको थोनोमिक्स कहते हैं, 2019-20 में थी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकृत क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून प्रक्रिया से बचने वाले अपराधियों के निरुद्ध करने के उपाय प्रदान करता है। बताइए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, बेनामी संपत्ति लेन देन, तो क्या है, तो भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिक क्षेत्र से बाहर रहकर भारत के कानून की प्रक्रिया से बचने की अपराधियों को निरुद्ध करने के उपाय प्रदान करता है। तो बताइए क्या है, जल्दी से बताइए क्या आंसर रहेगा इसका, क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जी। तो ऑप्शन नंबर 1 है, तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत क्या होता है 2018 में, कि न्यायालयों के न्याय क्षेत्र से बाहर रहकर भारत के कानून की प्रक्रिया से बचने के वाले अपराधियों को निरुद्ध करने का, कि भैया जो लोग भाग जाते हैं और भगोड़े होते हैं, पैसे सरकार के हाथ नहीं आते, सरकार उनको ढूंढती रहती है, तब उन पर क्या होगा, उनको भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के तहत लाया जाएगा और उनकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो आंसर ऑप्शन मैंने बता ही दिया, इसको भी आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन बाकी 2 यहाँ लिखे हुए। मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर खालिस्तान रिक्सतान को प्रभावी हुआ। बताओ, वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण, ठीक है, मुस्लिम महिलाओं को 19 सितंबर कब, 2008, 18, 4, 14। तो सिंपल है, आप बिल्कुल इसका आंसर कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान भी हो तो 2018 में आया था, ठीक है, 3 तलाक का मुद्दा उठाए तब की बात है, 2018, ठीक है। तो क्या है इसको थोड़ा समझना, मुस्लिम विवाह के लिए जो संरक्षण है अधिनियम 2019 का है, लेकिन यह अधिनियम प्रभावी 2018 से ही है,
ठीक है, 2018 से प्रभावी में था और 19 में कानून बन के आ गया, बस यही था। तो इसमें जो लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से तलाक की जो घोषणाएं होती है ना, उनको अमान्य घोषित कर दिया। कहते हैं व्हाट्सएप पे तलाक दे देना आप, ये करते हैं, तो उनको घोषित तो यही है। 3 तलाक का मुद्दा 3 तलाक 19 सितंबर 2018 को प्रभावी में आ चुका था, कानून पूरी तरह 2019 में बन गया इसके लिए। ठीक है जी, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बैंकिंग का क्वेश्चन है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 को बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति का निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निर्देशक है। तो बताइए कौन सी धारा है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की? वो कहती है भैया आप किसी भी बैंकिंग कंपनी के निदेशक को एज ए कंपनी बोर्ड मेंबर के रूप में काम करना अच्छी बात नहीं है। तो बताइए मेरे सेशनियों, कौन कहता है, किस धारा में है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949? ठीक है जी, बताइए। तो इसका आंसर है धारा 16 में है। हाँ, सेक्शन 16 कहता है कि भैया कि कोई भी अगर बैंकिंग बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति का निर्देशक नियुक्त करने से जो अन्य बैंकिंग कंपनी का निर्देशक रह चुका है। ठीक है जी, तो याद रखें। ओके जी, अगला क्वेश्चन, काल्पनिक नगर मालगुडी रिक्सथान द्वारा लिखित कहानियों में वर्णित किया गया। बताइए, काल्पनिक नगर है मालगुडी, तो ये काल्पनिक है, शहर ये कहीं नहीं है, तो किसने अपनी कहानियों में इस शहर की चर्चा की है? मालगुडी की। बताइए, वीडियो को शेयर कर दो, शेयर नहीं कर, जल्दी जल्दी शेयर करो, वीडियो को चारों तरफ फैलाओ। तो क्या आंसर रहने वाला है जल्दी बता दीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी सारे के सारे। तो आर के नारायण ने शामिल किया है जी, ना मुस्लिम प्रेमचंद्र ने, ना सुधा मूर्ति। आंसर है आर के नारायण, मेरे से नहीं हो। तो आर के नारायण ने इस काल्पनिक शहर को शामिल किया है। और आर के नारायण दक्षिण भारत में इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं दक्षिण भारत के ऊपर बहुत सारे, और इन्होंने जो बताया था ये भैया ये जो मालगुडी है ना ये बेंगलोर इन्होंने बताया, लेकिन ऐसा शहर है नहीं कहीं भी बेंगलोर के आसपास। ठीक है जी, तो एक काल्पनिक शहर है, इसका वर्णन आर के नारायण ने किया। अगला है पाणिनि कौन थे? तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हिस्ट्री का ही था पहले, काल्पनिक ना हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे से नहीं हो। एक चिकित्सक जिन्होंने जटिल शल्य क्रिया की थी, क्या वो डॉक्टर थे पाणिनि? एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था, सम्राट विक्रमादित्य के सिस्टम के दरबार में रहते थे, या एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अर्थव्यवस्था के अधिकांश भाग लिखा है? तो बताइए मेरे से सैनियों, पाणिनि कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप जानते हैं, पाणिनि ने व्याकरण लिखा है। ठीक है जी, संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था पाणिनि ने। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2020 में निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न सम्मानित किया गया? तो भैया 2020 में जिसको किया, ठीक है, हम बात नहीं कर रहे उधर, आप जानते किसको, लेकिन आपको याद रखना है 2022 में 2023 में किसको राजीव गांधी खेल रत्न मिला, उसको जाकर आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, रिक्सथान अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर का राजा बना। बताओ तो किसके भाई और पिता मर चुके थे? मैंने बताया पत्नी भी ऑफलाइन क्लास में भैया उनकी बहन भी बंदी बना लिया गया था, भाई पिता मर चुके हैं, माता मर चुके हैं। तो कौन था भैया? 16 वर्ष की उम्र में शासक बना समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन। तो आंसर है जी हर्षवर्धन। ठीक है जी, तो आंसर क्या है जी? हर्षवर्धन है मेरे से नहीं। क्या आंसर रहेगा इसका? आंसर मिलेगा आपको हर्षवर्धन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य से बाहर है? बताओ इनमें से कौन सा गुजरात में नहीं है? धोलावीरा गुजरात में, रंगपुरा गुजरात में, अमरपुर गुजरात में। तो राखीगढ़ी नहीं है जी, राखीगढ़ी हरियाणा में। तो क्या आंसर है इसका? इसका आंसर मिलेगा जी मेरे से बेहद सिंपल क्वेश्चन है जी, राखीगढ़ी। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष रिक्सथान थे। तो बताइए संविधान सभा में जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की समिति थी, मौलिक अधिकारों की, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों की जो सलाहकार समिति की थी, कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, अम्बेडकर थे, राजेंद्र प्रसाद थे, सरदार पटेल थे। तो बताइए मेरे से श्रेणियों कौन थे? जल्दी से बता दीजिए क्योंकि क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है जी। तो कौन थे बताओ? मौलिक अधिकार संबंधित अल्पसंख्यकों की समिति थे, कौन थे? और बाद जनजातीय बहिष्कृत क्षेत्रों के सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष थे। बताइए, अगर आप सोच रहे हैं अम्बेडकर जी थे, तो अम्बेडकर जी तो बिल्कुल आंसर नहीं है, बिल्कुल आप बताएं, जल्दी कमेंट कर दीजिए आप। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन थे बताओ? तो इसका आंसर है सरदार पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट, सरदार पटेल थे मौलिक अधिकारों संबंधित समिति के अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद इनको ये था कि भैया इनको अल्पसंख्यकों और इनके ये भी था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करेंगे। तो पहले से मौलिक अधिकारों के वही हैं, तो वहीं से वीडियो के लिए अल्पसंख्यकों के भी भैया वही थे। ठीक है, बाद में जनजाति बहिष्कृत थे, बस सलाहकार के तौर पर काम किया है। तो ये कौन है जी? सरदार पटेल आंसर है जिसका। ठीक है जी, याद रखना।
और संविधान सभा के समय जो समितियां थी वो पढ़ना। पॉलिटी का क्वेश्चन है कि किस समिति का कौन था, संघ समिति का कौन था, संघ समिति जवाहरलाल नेहरू जैसे, राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति है, तो वो सब देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो समिति। अंतरिम मंत्रिमंडल भी इंपॉर्टेंट है, जो आज़ादी से पहले लास्ट मंत्रिमंडल था, और आज़ादी वाला पहला मंत्रिमंडल भी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन तक चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? अगला क्वेश्चन है विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बताइए विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो की तरफ, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, तो विश्व मौखिक या विश्व मुख स्वास्थ्य प्रति दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन है 20 मार्च, बिल्कुल जी 20 मार्च को मनाते हैं मेरे से। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 तक स्थिति के अनुसार ग्राम रीड भारतीय पुरुषों की खालिस्तान टीम के मुख्य कोच रहे हैं। तो बताइए मेरे से सीडीओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं बिल्कुल। तो ग्राम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का कोच बनाया गया था। तो भैया हॉकी के थे, तो बताइए कहाँ पर है हॉकी? लिखा ऑप्शन में हॉकी, तो ऑप्शन नंबर ये है। तो ग्राम रीड हॉकी, तो मैंने बता दिया आपको, बिल्कुल मैं ऑप्शन पे बात नहीं, मैं आपको अपनी नॉलेज के आधार पर ही बताना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन हॉकी। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो जल्दी, बिल्कुल ठंडे मत पड़ो, बिल्कुल ठंडे मत पड़ो। अभी तो बिल्कुल तैयारी की बात है, अभी तो आपको पढ़ना है। ठीक है, जंग से लड़ना है। ठीक है, तो बिल्कुल तूफानों से लड़के बिल्कुल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, विजेता वही है, सिकंदर वही है जिसने रातों से जंग जीती है। अगला क्वेश्चन, दीर्घ निकाय खालिस्तान के प्रवचनों का एक संग्रह है। बताइए जैन का है, सिख का है, बौद्ध का है, हिंदू का है? बताइए किसका है? हिस्ट्री क्वेश्चन भैया। दीर्घ निकाय, जो दीर्घ निकाय है वो किस प्रवचनों का एक संग्रह है, किस धर्म से रिलेटेड है दीर्घ निकाय? जल्दी से बता दीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट, दीर्घ निकाय किसका है? बौद्धों का है। ठीक है जी, बौद्ध धर्म का। जातक किताब में बौद्ध धर्म से, आगम किसके हैं? जैन के। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में बहुत सारे बताए थे, इसलिए हिस्ट्री के एक क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है। केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित किसान रेल योजना के अंतर्गत प्रथम रेल परिवहन की सेवा प्रारंभ। तो उस समय रेल, अगर इस समय कोई रेल, बुलेट ट्रेन, किसी पे भी बात हो रही है, कोई जेट विमान कोई बन रहा है, तो वो बिल्कुल याद रखना। ठीक है, उस समय रेल चली थी 2021 में, किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, प्रारंभ हुई थी। तो बिल्कुल मैं बताऊंगा इसका आंसर, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार परेशान करते रहेंगे। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है 7 अगस्त 2020 को चली थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। प्रवासी रोजगार की एक पहल है, प्रवासी रोजगार खालिस्तान की एक पहल है जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियोक्ताओं से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति करता है। बताइए, तो ये प्रवासी रोजगार जो है वो रिक्शतान की एक पहल, किसकी पहल है? प्रवासी रोजगार जो नौकरी के इच्छुक लोगों को, जो नौकरी देने वाले उनसे जोड़ते हैं। अक्षय कुमार की है, सोनू सूद की है, रितेश देशमुख की, सलमान खान की है। तो बताइए मेरे से ऐसे किस अभिनेता की है ये? तो भैया वो है सोनू सूद, बहुत पॉपुलर है सोनू सूद। ठीक है जी, कोरोना के समय पर इतना काम किया था, बिल्कुल गरीबों के में सम्मानित व्यक्ति हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, इनाम गांव उत्खनन स्थल रिक्शतान नदी के किनारे स्थित है। माही, स्वर्णरेखा, घोड़, पेन्नार। तो बताइए इनाम गांव किस नदी के किनारे पर स्थित है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैं आपको बता रहा हूँ, सारे के सारे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है को बिल्कुल याद रखेंगे आप। ठीक है जी, तो इनाम गांव किस नदी के किनारे? तो इनाम गांव वैसे महाराष्ट्र में, समझना उस समय कौन सी? घोड़ नदी के। इनाम गांव किसके? घोड़ नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में जर्मन फुटबॉलर दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमंड के अनुसार निम्न में से फुटबॉल क्लब ने 2 साल की साझेदारी गठित की है। बताइए किसने? जर्मन फुटबॉलर दिग्गज बोरुसिया डॉर्टमंड ने निम्न में से फुटबॉल क्लब को 2 साल की साझेदारी गठित की। किसके साथ? उड़ीसा एफसी के साथ, हैदराबाद एफसी के साथ, जमशेदपुर एफसी के साथ, बेंगलुरु एमसी इसके साथ। तो भैया याद रखना, ये किया ना हैदराबाद एफसी के साथ। तो आंसर क्या है? हैदराबाद एफसी। अगला क्वेश्चन है, मैदानों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बताइए। मैदान समतल भूमि के बड़े विस्तृत भाग होते हैं। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला मैदान है। तो कुछ मैदान नदियाँ निक्षेप द्वारा बंद है। तो बताइए मेरे से सैनियों, क्वेश्चन तो आप समझ गए हैं, क्योंकि भारत का जो मैदान है वो विरल जनसंख्या का थोड़ी ना, गंगा का वो तो बहुत जनसंख्या घनत्व वाला, घनी आबादी वाला है। तो यही गलत है, बाकी सही है कि भैया मैदान समतल भूमि के बड़े बिल्कुल होते हैं जी। आमतौर पर मैदान बहुत बिल्कुल उपजाऊ होते हैं। कुछ मैदान नदी के निक्षेपों से बनते हैं, बिल्कुल नदी के निक्षेपों से बने हुए हैं। भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या का मैदान नहीं, बल्कि सबसे सघन जनसंख्या का मैदान है जी। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने अगस्त 2020 में इंडियन प्रीमियर लीग के 2020 के संस्करण में शीर्षक प्रायोजन के रूप में किसे किया? तो देख लेना भाई 2020 में, इस समय जो 2023 में आईपीएल हुए थे उसका स्पॉन्सर कौन था, ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको, आगे चलेंगे। बेसर शब्द निम्न में से किस से संबंधित है? बताओ। लोक नृत्य, जनजातीय, शास्त्रीय, मंत्र, वास्तुकला। तो भैया
ये जो आंसर है इसका आंसर है मंदिर वास्तुकला से, क्योंकि उत्तर भारत में जो मंदिर बनते हैं वो नागर शैली के बनते हैं, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के बनते हैं, और इन दोनों के बीच मध्य भारत में बेसर शैली के बनते हैं। तो बेसर मंदिर बनाने की एक स्थापत्य कला है, क्योंकि साउथ में बहुत ऊंचे ऊंचे मंदिर बनते हैं मेरे सैनियों, तो इसलिए और नॉर्थ में छोटे क्या बोलते हैं उसको, छोटे, अरे बोलते तो हैं आई थिंक, छोटे आधार जो होता है, आधार को क्या बोलते हैं, चबूतरा, हाँ छोटे चबूतरे मंदिर बनते हैं, और वहाँ ऊंचे ऊंचे भैया पूरे विमान बहुत सीधा होते हैं, और इन दोनों के बीच का मिक्सर है बेसर, जो मध्य भारत में मिलता है। ठीक है मेरे से नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से, अब मैं यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ मूर्ति बनाने की कौन कौन सी स्टाइल है। ये तो आपने देखा भैया, ये तो मंदिर वास्तुकला की बेसर स्टाइल है, नीचे द्रविड़ है, ऊपर क्या है नागर है, ऐसी भैया मूर्तियों का है। अमरावती कला शैली है, ठीक है, अमरावती स्टाइल से बनते हैं, आंध्र प्रदेश के आसपास जो सातवाहनों के समय विकसित हुई। एक बनती है भैया मथुरा कला शैली से, ये कनिष्क के समय, उसके बाद गांधार कला शैली, 3 से, गांधार, मथुरा और अमरावती से मूर्तियाँ बनती हैं, और गांधार और मथुरा कनिष्क के समय की है, और जो है भैया तीसरी वाली जो है अमरावती, वो आंध्र प्रदेश में, वो सातवाहनों के समय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा बताइए। सिल्वीकल्चर, मधुमक्खी पालन, बागवानी, रेशम। तो बताइए शहद से जुड़ा है मधुमक्खी पालन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेज है, बिल्कुल सिलेक्शन ओरिएंटेड है। वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दिए, ठीक है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, ठीक है। अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी पूरा आसमान बाकी है, ठीक है। बिल्कुल फ्लाइंग करो, उड़ो, आराम से तैयारी करो, सिलेक्शन ले लो, लेकिन ये टाइम बिल्कुल ही लैग होने का नहीं है, बिल्कुल डिस्टर्ब होने का नहीं है, टाइम खराब करने का नहीं है। बिल्कुल हमारी वीडियो के साथ जुड़ जाओ, सारी वीडियो दिल्ली ब्रिज की पढ़ डालो, शेयर कर दो, खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर लगाओ और प्रैक्टिस सेट की तरफ चले आप लोग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आर्थिक, हमारे प्रैक्टिस सेट को भी लगातार आप लगाते रहे, आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र से अंतर्गत आता है। बताओ इनमें से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र में आता है। बताओ सेकंड, द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर में कौन सा आता है। बैंकिंग नहीं जी, टर्सरी का है। परिवहन, चलो रोकते, परिवहन तो टर्सरी का ही है। चीनी कारखाना, भंडारण, तो भंडारण तो पहली का है भैया, दूसरी चीनी कारखाना किसका है, द्वितीय। भंडारण पहली का है, चीनी कारखाना दूसरी का है, ऊपर वाले तीसरे तृतीय क्षेत्र के हैं, टर्सरी सेक्टर के, सेवा क्षेत्र के। अगला है जहाँ कुछ ना कुछ बनता है तो समझ लेना वो द्वितीय क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र। कावेरी द्रोण बेसिन भारतीय राज्य तमिलनाडु, कर्नाटक और खालिस्तान में स्थित है। बताइए कावेरी द्रोण भारतीय राज्यों में तमिलनाडु और कर्नाटक, और किसमें, केरल में है ना। बताइए किसमें, आंध्र प्रदेश, केरल। जल्दी आंसर बता दीजिए मेरे सेशन में, क्या आंसर रहेगा। मैंने तो 2 ही ऑप्शन आपके सामने छोड़े हैं, जल्दी बता दीजिए क्या आंसर रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन तो सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल शेयर करने लायक क्वेश्चन है। तो बताइए मेरे सेशन क्या आंसर रहेगा, जल्दी से चारों तरफ वीडियो को फैला दो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप वीडियो के साथ जोड़ सकते हैं जी। तो बिल्कुल कौन है, केरल है, बिल्कुल आंसर क्या करेंगे जी, केरल। क्या आंसर है, केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, कावेरी जल विवाद होता रहता है इन तीनों के बीच। अगले क्वेश्चन चलिए, आपको ये कंप्यूटर क्वेश्चन आ गए, ये ज्योग्राफी क्वेश्चन था, तो बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कंप्यूटर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे सेशन, इतने कि बिल्कुल सिलेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में निम्न में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है। बताइए इनमें से कौन से मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है, तो जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी बताइए क्या क्वेश्चन। ऑप्शन, पहले ऑप्शन की तरफ हम लेके चलते हैं। ऑप्शन क्या है, जस्टिफाई, लेफ्ट, टॉप, राइट। तो बताइए इनमें से जस्टिफाई होता है जी, लेफ्ट भी होता है, टॉप भी होता है, तो क्या नहीं होता है जल्दी बताइए। अच्छा टॉप नहीं, तो लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई, तो क्या टॉप, इसका आंसर इज टॉप। तो टॉप नहीं मिलेगा आपको किसमें, पैराग्राफ अलाइनमेंट में, ठीक है। लेफ्ट अलाइंड होता है, सेंट्रल अलाइनमेंट होता है जी, राइट अलाइनमेंट होता है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, ठीक है, ये तो होते हैं, लेकिन टॉप अलाइनमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। HTTPS शब्द का पूर्ण रूप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। HTTP का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया, तो जल्दी बताइए क्या आंसर रहेगा इसका भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। HTTP तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और ऐसा लगा दे सिक्योर है, तो बिल्कुल HTTP बहुत बार आता है तो ऐसे ही लगा दिया गया सिक्योर, बस यही और कुछ नहीं। HTTP बहुत बार हर एग्जाम में आया है,
इसमें भी आ गया दिल्ली पुलिस में। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ये जी। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगले। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? LED डिस्प्ले होने चाहिए, तृतीयक स्मृति होनी चाहिए, IPC चिप होनी चाहिए, स्विच होना चाहिए, क्या होना चाहिए? यानी टर्सरी मेमोरी, थर्ड मेमोरी लिखी हुई है वो होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? वो तो होना ही चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से बता दी मेरी सेशन न्यू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो IP चिप होनी चाहिए, IP एड्रेस होना है ना, वो होना चाहिए। IP पता वो तो होना चाहिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, IP। तो इसका आंसर है जी तीसरा, और IP चिप होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर का जो भी काम है भैया वो पता जरूर होता है उसमें, ये याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो IP चिप होना चाहिए। कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान वैसे भी है IP चिप, तभी तो पता चलेगा कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान ये तो होती है IP चिप, IP पता होता है जिस पर। ठीक है, तो याद रखना IP एड्रेस रख लेना, फ़ोन का IP एड्रेस रख लेना, तो उससे पता चल जाता है कि फ़ोन क्या है, कंप्यूटर कब का है, किसका है, तो क्या है, क्या मॉडल, तो सारी चीज़ें IP एड्रेस से पता चल जाती है। इसलिए जब भी फ़ोन होता है तो वो कहता है IP एड्रेस है, बताओ क्या है, तो सारी चीज़ें। अगला क्वेश्चन, वीडियो को शेयर करें। निम्न में से एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या है, बताइए। 0 होता है, 64 होता है, 16 होता है, 4 होता है, क्या होता है? MX फॉर्मूला का परिणाम। तो बताइए मेरे श्रेणियों, क्या आंसर रहेगा? बेहद इंपॉर्टेंट आंसर है जी। सारे के सारे क्वेश्चन इतने हैं कि बिल्कुल तबाही मचाने वाले मेरे श्रेणियों। तो जल्दी से बता दीजिए क्या है एक्सेल में फॉर्मूला, जल्दी बता दीजिए। 0 है, 64 है, 4, तो बताइए 0 से 9 तक होते हैं मेरे श्रेणियों। तो आंसर क्या रहेगा जी? आंसर रहेगा, जल्दी बता दीजिए क्या होते हैं। चारों तक 0 से 9 तक होते हैं, ये तो आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताएं जल्दी, तो क्या आंसर है? तो जो होते हैं ना MS फॉर्मूला परिणाम 4 ही होता है, 4, और कुछ नहीं। और क्या हो 4, तो आंसर क्या है जी? आंसर मिलेगा आपको 4। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है? वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, शेयर करो। ईमेल IED में निम्न में से किसकी गुंजाइश नहीं मानी जाती, बताइए। ईमेल ID में कौन सी, किसकी गुंजाइश नहीं मानी जाती ईमेल ID में, जल्दी बताइए। ईमेल ID में किसकी गुंजाइश नहीं है? डॉट की नहीं है, संख्यात्मक अंक की नहीं है, बड़े कैपिटल अक्षर की नहीं है, रिक्त स्थान की नहीं है, तो किसकी ज़रूरत नहीं होती है ईमेल ID में? जल्दी बता दीजिए। वीडियो को चारों तरफ फैलाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ दीजिए। जल्दी बता दीजिए किसकी ज़रूरत इनमें से ईमेल ID में नहीं होती है। आप नहीं बता रहे, जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, चारों तरफ वीडियो को फैलाएं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो किसकी ज़रूरत नहीं? रिक्त स्थान की, ईमेल में इसकी ज़रूरत नहीं होती है जी। ठीक है, रिक्त स्थान की नहीं होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है, बताओ। कौन सा MS सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा वर्णन है, सबसे अच्छा बारे में उसके बारे में बता रहा है? यह एक GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यह एक फर्मवेयर है, यह एक वर्ड प्रोसेसर है? बताइए क्या है MS वर्ड। जल्दी से वीडियो को शेयर करो और आंसर बता दो जल्दी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। बताइए, ऑप्शन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बता दीजिए क्या आंसर रहेगा। सर्वोत्तम वर्णन क्या कर रहा है इसका? तो जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यह एक वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है जी, सबसे अच्छा ये इसका देता है कि वर्ड प्रोसेस है। ठीक है जी, वर्ड माइक्रोफैक्ट द्वारा विकसित ये वर्ड प्रोसेस है। ये किसको विकसित किया? वर्ड MS वर्ड को वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित, ये वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है जी, याद रखना। ये पूछें तो MS वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है? ये वर्ड प्रोसेसर है, ना सिस्टम है, ना फर्मवेयर है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या है ये एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इलेक्ट्रिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते। MS वर्ड में टेक्स्ट और बोल्ड एक साथ नहीं हो सकते। MS वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता। तो बताइए मेरे शिष्यों, क्या आंसर रहेगा? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या आंसर है जल्दी। तो इसका जो आंसर है भैया, ना तो 1 होता है ना 2 होता है। ठीक है जी, ना 1 है ना 2 है। क्यों नहीं है जी, बताइए मेरे शिष्यों, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या आंसर है? जल्दी से आंसर बता दीजिए। इसमें क्या है, इसमें ना एक जो इलेक्ट्रॉनिक वो है ना, इसमें एक तो फॉन्ट बदलते रहते हैं,
दूसरा इसका बोल्ड और दोनों को एक साथ एक टाइम में एक का ही प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्न में से कौन से फंक्शन की का प्रयोग किया जाता है? बताओ। वर्कशीट को किसी सेल को एडिट करने के लिए बताओ। वर्कशीट जो है उसमें किसी सेल को एडिट करने के लिए क्या उसमें अपन कौन सी की दबाएंगे? जल्दी से बता दीजिए कौन सी की जरूरत पड़ेगी जिससे हमें उसमें जोड़ना पड़ेगा? बताइए जल्दी से आंसर कर दीजिए। F2, F1, F5, F3, तो F2 का यूज़ करेंगे। ठीक है जी। F2 से क्या होगा कि इसमें एक्सेल में एक और VS सेल जुड़ जाएगा। ठीक है, जो जिसमें हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्न में से किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? मतलब सभी कंटेंट का चयन कर सकते हैं आप उसमें। MS किसी डॉक्यूमेंट के किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए कौन सा कीवर्ड दबाएंगे? बताओ जल्दी से बताइए। शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। तो भैया कंट्रोल+ में ऑल दबा देंगे तो हो जाएगा सारा। तो क्या आंसर है जी? क्या दबाते बताओ? Ctrl+A। ठीक है, Alt+A नहीं, Ctrl+A। कहाँ पर Ctrl+A ऑप्शन में ही नहीं है, +A है ना, वही तो दबाते हैं। ऑप्शन में क्यों नहीं है फिर? तो A+A है। ठीक है, Ctrl+A दबाते हैं जिससे पूरा एकदम सब कंट्रोल ऑल हो जाता है। तो उससे हम किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट में किसी भी कंटेंट का चयन कर सकते हैं। फिर जो Ctrl+ में ऑल, तो ऑल सेलेक्ट हो जाता है। अगला, MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम रिक्त स्थान वर्कशीट होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो क्या वर्कशीट में कम से कम कितनी वर्कशीट होनी चाहिए एक्सेल में? तो बताइए मेरे से कितनी वर्कशीट हो सकती हैं एक एक्सेल में? तो जल्दी बता दीजिए। एक वर्कशीट में ना एक ही वर्कशीट होनी चाहिए। ठीक है जी, एक ही होनी चाहिए। तो आंसर क्या है? 1 है। ठीक है जी, तो 1 ही होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? बताओ हरियाणा में कौन सी होती है? जल्दी बता दीजिए। वीडियो को चारों तरफ फैलाएं, बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना, बिल्कुल जब बात करें तो सिलेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं। तो वीडियो को फैलाओ चारों तरफ। और लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए। आंसर मैं छोड़ के भी जा सकता हूँ आपके लिए, मैं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसका आंसर करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, सारे के सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। और बिल्कुल वीडियो को शेयर कर दीजिए, चारों तरफ फैला दिए। तो हरियाणा में इनमें से कौन सा है? चैती हरियाणा नहीं, बेलगली नहीं, वृंदावनी, तो हरियाणा में जिफा। ठीक है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दें आप लोग। पूरा एक पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ, इस पेपर को बड़े ध्यान से, बड़े अच्छी तरीके से आप लोग शेयर करेंगे और वीडियो को चारों तरफ फैलाएंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जल्दी से शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें आप लोग। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप हमारी इस वीडियो का लिंक शेयर कर दें। और दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर की वीडियो हमने कुछ टाइम पहले भी डाली थी, जैसे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ तो कुछ टाइम वीडियो उसमें हमने उसमें कुछ ग्रुप डी की तरफ हम ज़्यादा झुकाव था, लेकिन दिल्ली पुलिस का एग्जाम हमारा दिल्ली पुलिस की तरफ ही ज़्यादा झुकाव है। तो अपन दिल्ली पुलिस के तरफ, और उसके अलावा SSGD को हम की बहुत सारी वीडियो हम लाने वाले हैं, बिल्कुल तैयारी यहीं होगी। ठीक है जी, दिल्ली पुलिस की, रेलवे पुलिस की, ठीक है जी, और भी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं भैया। हरियाणा में SI ग्रुप डी, भविष्य की ग्रुप डी आने वाली है, CET आने वाला है। ठीक है जी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की बहुत सारी भर्ती हैं। तो भैया बिल्कुल वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।